रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। ओके, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वही बात कि मैं अब आज से पर्सनालिटी साइकोथेरेपीज़ कवर करवाऊंगा। और उन साइकोथेरेपीज़ के बाद जब ये साइकोथेरेपीज़ कवर हो जाएंगी, सो देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज अ होल, नॉट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग मुझे देख सकते हैं, राइट? सॉरी, ये स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? कैन यू पीपल सी इट? ओके, हाँ जी, ज़ारा। Oops. ओके, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू सी मी नाउ? कोई बात नहीं, आप लोग ज़्यादा लोग जितने आ सकते हैं आ जाएं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, और इस पे आज बात करेंगे। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज़रा प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि मुझे पता हो कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। समटाइम्स मैं मिस कर जाता हूँ कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। ओके, ठीक है? Okay, so we'll be starting today with theory and practice of counseling and psychotherapy. This is just one aspect. ये एक मॉडल है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल ब्रेन मॉडल। सॉरी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ? अच्छा, ओके, सॉरी, मैं फिर बस बंद कर गया। ओके, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी? हो गई? ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ओके, सो ये एक मॉडल है, ब्रेन मॉडल। इस ब्रेन मॉडल को पहली स्लाइड पे रखने का मकसद ये कि मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइकाइट्री का मिक्सचर में समझा दूं। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग दिस इज ग्रुप इज टू लार्ज टू रिंग। सॉरी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर दोबारा डिस्कनेक्ट हो तो मुझे बता दीजिएगा। आ गए लोग कि निकल गए लोग? सारे आ गए? ये ग्रुप में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? कितने लोग हैं इस वक्त? उप्स, सॉरी, ये आज कुछ ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। दिस ग्रुप इज टू लार्ज। I don't know if this will work or not, but I hope it will. Can you see my slide? Yes, sir. I hope अब ये चलता रहेगा। अगर फिर बंद हुआ तो फिर इसको दोबारा ट्राई कर लें। ओके, अच्छा, चलो, अब मैं दोबारा से शुरू करूं उसी बात पे कि ये एक ब्रेन बेस्ड मॉडल है जो
पहली स्लाइड रखने का मकसद ये था कि अ कनेक्शन बिटवीन अ ब्रेन, द साइकोलॉजी एंड द बायोलॉजी ऑफ द ब्रेन, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। सो ये इसके 4 कॉर्नर हैं। इसमें एक सेरेब्रल मोड थिंकिंग प्रोसेस है और एक लेफ्ट मोड थिंकिंग प्रोसेस है, एक राइट मोड थिंकिंग प्रोसेस है और एक लिम्बिक मोड थिंकिंग प्रोसेस है। सो ये 4 इसके कॉर्नर्स हैं, सेरेब्रल मोड, लिम्बिक मोड, राइट और लेफ्ट, अपर ए, अपर डी, लोअर बी और लोअर सी, 4 इसके पैरामीटर्स हैं। जो हमारा सेरेब्रल मोड है और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो लॉजिकल, एनालिटिकल, फैक्ट बेस और क्वांटिटेटिव है। सो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस लॉजिकल है, एनालिटिकल है, फैक्ट बेस है और क्वांटिटेटिव है। नाउ द रीजन व्हाई दिस इज सो, जो ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, सो जो राइट हैंडेड पर्सन है ये उनकी बात हो रही है, जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन में ज़ाहिर है थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो हमारा सेरेब्रल राइट हेमिस्फीयर है और राइट थिंकिंग प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है होलिस्टिक, इंट्यूटिव, इंटेग्रेटिंग और सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म को। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें परसीव होती है तो उसको सिंथेसाइज करना, इंटीग्रेट करना, उसमें आपकी इंट्यूशंस का शामिल होना, उसको ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर में देखना और फिर उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर में लॉजिकल, एनालिटिकल, फैक्ट बेस्ड, क्वांटिटेटिव प्रोसेसिंग के साथ डाल के आगे चलाना इज द ब्रेन प्रोसेस। जो हमारा डोमिनेंट हेमिस्फीयर है और लिम्बिक एरिया है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंसिंग, प्लानिंग और डिटेल्ड इवैल्यूएशन से। सो अगर मैंने कोई काम, मतलब मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, सो मेरा लिम्बिक लोब डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा और वो ये बयान करेगा कि मैं कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूं, कहाँ से शुरू करूं, उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए, क्या मुझे स्लाइड्स लेनी है, क्या मुझे चीज़ों को पिक करना है और फिर मैं उसके हिसाब से उस प्रेजेंटेशन को बनाऊंगा और उसको प्रोसेस करूंगा अपने डोमिनेंट ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, लेफ्ट साइड डोमिनेंट ब्रेन हेमिस्फीयर से, जिसमें मैं लॉजिकल, एनालिटिकल और फैक्ट बेस्ड क्वांटिटेटिव चीज़ें डालूंगा। और जो मेरा राइट साइड का लिम्बिक ब्रेन है, जो नॉन डोमिनेंट लिम्बिक ब्रेन है, वो मेरे इंटरपर्सनल, फीलिंग बेस्ड, काइनेस्थेटिक और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करेगा। सो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो मेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे सामने हैं और मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। उसमें मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, मेरे जज्बात आ रहे हैं, मेरे एहसास आ रहे हैं और मैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इन चारों प्रोसेसेस में ये हमारा पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है। ये बायोलॉजिकल मॉडल है। इसी बायोलॉजिकल मॉडल को जब आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखना शुरू करें तो जो मेरा डोमिनेंट लेफ्ट साइडेड हेमिस्फीयर है वो उन चीज़ों को, फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज को असेस करता है जो कॉग्निशन से रिलेटेड है। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यहाँ काम करती है, ठीक है। और जो मेरा लोअर लेफ्ट ब्रेन है, लिम्बिक लोब वाला एरिया, जिसमें ज़्यादा प्लानिंग है, सीक्वेंसिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन वो भी कॉग्निशन से रिलेटेड है, वहाँ पे भी वो चीज़ काम करेगी। लेकिन जहाँ मेरे जज्बात, एहसासात और मेरी इंटरेक्शंस और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ मेरा नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर काम करेगा। सो हो सकता है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस के जो हैं उतने वहाँ पे काम ना करें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ सीबीटी, बट अगेन ये बाकी थेरेपीज को भी आप यहाँ पे मिक्स करें। सो जब भी आपने किसी शख्स के लिए कोई भी साइकोथेरेपी डिवाइस करनी है कि जी ये शख्स है, इसके ये मसाइल हैं और इसके लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट होगी। सो एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में, साइकोलॉजिकल मॉडल में इस शख्स को आप कौन सी साइकोथेरेपी देंगे।
सो आपको जवाब में ये बात करनी है कि जी कंसिडरिंग द होल ऑफ द सिचुएशन, his educational background, his social interaction, his interaction with the family, wife, kids, children, relatives, blah blah blah, peer groups, workers, and as a whole, I believe this kind of the psychotherapy is best for him. So, आप as a psychiatrist जब किसी भी शख्स के लिए कोई भी साइकोथेरेपी रिकमेंड करते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि जी आपने क्यों कहा कि जी मैं इसको बिहेवियर थेरेपी ही दूंगा, या आप क्यों कह रहे हैं कि जी इसको सीबीटी दी जाएगी। सो जो भी सीबीटी वाले हैं वो कहेंगे जी हर एक को सीबीटी दो। अब सीबीटी की रिसर्च के बेसिस पे सीबीटी साइकोसिस में भी काम करती है, डिप्रेशन में भी काम करती है, एंजाइटी में भी काम करती है, लेकिन वो एज अ होल अप्रोच कर रहे हैं। आप एज अ पेशेंट किसी को देख रहे हैं तो आपको एज अ पेशेंट एनालिसिस करना है और इस बेसिस पे सोच के एनालिसिस करना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नॉलेज कितना है, उसका आईक्यू किस किस्म का है, वो लॉजिकल, एनालिटिकल, फैक्ट बेस्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वो कितना सीक्वेंशियल है, कितना वो प्लानिंग पे बिलीव करता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5 साल मंसूबे बनते हैं, 1 साल मंसूबे बनते हैं, 5 साल बनते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं होती। सो सीक्वेंसिंग एंड प्लानिंग with the implementation of logical analytical assessment and keeping the emotions together is more realistic than just hypothetical planning। मैंने कर ली है, अगले साल मैं FCPS पार्ट 2 का इम्तिहान दे दूंगा और उसके बाद मैं UK चला जाऊंगा और वहाँ जाके प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। लेकिन इसमें कितना ऑर्गेनाइजेशन है, कितना सीक्वेंसिंग है, कितना ये एनालिटिकल और फैक्ट बेस्ड है, उसके बेसिस से ही आगे प्रोसेसेस फाइनलाइज होंगे। ये स्लाइड एक की है आप लोगों के लिए कि इम्तिहान में जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे कि जी इस शख्स के लिए आप कौन सी साइकोथेरेपी रिकमेंड करेंगे, तो आप होल ब्रेन मॉडल को इस्तेमाल करें। उसमें सेरेब्रल मोड, लिम्बिक मोड, डोमिनेंट हेमिस्फीयर और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के ये जो मैंने चंद पैरामीटर्स बनाए हैं, इनको थोड़ा सा देखें। एक शख्स है, उसका आईक्यू कम है, वो गोजरा से आया है और बेचारा फार्मर है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी प्लानिंग, उसकी सीक्वेंसिंग बहुत शार्प नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको आप कोई ऐसे मॉडल पे नहीं डाल सकते जहाँ पे एनालिसिस और थोड़ा सा आपकी इमोशनल के साथ साथ कॉग्निशन की भी ज़रूरत है। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको ऐसी थेरेपीज में इंगेज करेंगे जो उसके लिए प्रैक्टिकल। कह देना कि जी इसको सीबीडी देंगे, या इसको जी इंटरपर्सनल थेरेपी की ज़रूरत है, या जी इसको मैरिटल काउंसलिंग रिकमेंड करेंगे, नो, इट्स नॉट जस्ट द सेम, इट्स बेस्ड ऑन assumptions that you will build up on this basis। अगर आप ये स्लाइड को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ना इम्तिहान में आपको प्रॉब्लम होगी बयान करने में कि जी मैं इसको ये थेरेपी क्यों देना चाह रहा हूँ, ना क्लिनिकली आपको प्रॉब्लम होगी, ना प्रैक्टिकली आपको मसले होंगे और आपके पेशेंट का आउटकम और प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। ये बात जहन में रखना, ये की है इस प्रेजेंटेशन की कि जब भी किसी शख्स के लिए कोई भी साइकोथेरेपी आप डिवाइस करने लगते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये स्लाइड आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट रैशनलाइज करके बताएगा, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें रैशनल सिर्फ ये है कि इम्तिहान में किसी भी शख्स के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए साइकोथेरेपी डिवाइस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। समझ आ रही मेरी बात की? एनीबडी? ओके, परफेक्ट, ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं जी फैमिली थेरेपी, और ये मैंने इसलिए सबसे पहले रखी है कि ये वो थेरेपी है जो आइडियली हमें तमाम मरीजों पे अप्लाई करनी है।
आइडियल तमाम मरीजों पे अप्लाई करनी है, सिवाय चंद एक के जो जिनका फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं ऐसा एक्सेप्टेबल कि आप उस पर ये दे सकें, लेकिन मेजॉरिटी सो ग्लोबली व्हेन आई टॉक से कि हम तमाम पे अप्लाई करनी है तो कंसिडर इट मेजॉरिटी, वहाँ एक्सेप्शंस होंगी। अब कोई ऐसा शख्स है जो इंडिपेंडेंट है, अकेला रहता है और ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड उसका इतना वो नहीं है कि वो निटेड फैमिली हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप फैमिली थेरेपी बोलेंगे तो आप बेवकूफ़ लगेंगे। लेकिन मेजॉरिटी हमारे पेशेंट्स खासतौर पर पाकिस्तान में वो अकेले नहीं आते, उनके साथ पूरा ख़ानदान आता है। सो जब भी आप उनसे पूछेंगे कि कौन आपके साथ आया तो वो कहेंगे जी भाई भी आया, चाचा भी आया, ठीक है, एक दोस्त भी आया। सो दे कम इवन टू सी द डॉक्टर्स एज अ फैमिली। सो ये फैमिली थेरेपी उस हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल थेरेपी सेशन है। और इन्हें इवन एग्जाम्स में जब आप पेशेंट देख लेते हैं और आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये मरीज़ एक फैमिली सिस्टम में रह रहा है, अकेला तनहा नहीं है, या किसी अस्पताल में दाखिल मेंटल हॉस्पिटल में बड़े सालों से नहीं पड़ा हुआ, तो वहाँ पे आप जब आप बोलते हैं कि जी साइकोलॉजिकल थेरेपी कौन सी देंगे जी, तो मैं कहूँगा जी इसको फैमिली थेरेपी, आई विल रिकमेंड द फैमिली थेरेपी। सो फिर अगला सवाल उसका ये होगा जी फैमिली थेरेपी में क्या। सो उसके लिए फिर हम ये कहेंगे जी इंडिविजुअल्स आर बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू असेसिंग द इंटरेक्शंस विद इन एन एंटायर फैमिली। सो आप बीवी का पर्सपेक्टिव, बच्चे का पर्सपेक्टिव, माँ का पर्सपेक्टिव, बाप का पर्सपेक्टिव लेंगे टू असेस एंड टू इंटरवीन। सिम्टम्स आर व्यूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसफंक्शन विद इन अ फैमिली। सो वो कहता है मैं ठीक हूँ, बाप कहता है जी ये काम ही कोई नहीं करता, सारा दिन घर बैठा रहता है, माँ कहती है मेरा पुत्र बड़ा सोहना है, बड़ा अच्छा है, बस वो को काम नहीं होता। सो हर एक का एक्सप्रेशन डिफरेंस होगा, बात एक ही है कि वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन है, लेकिन माँ के कहने का अंदाज फ़र्क है, बाप के कहने का अंदाज फ़र्क है, भाई के कहने का अंदाज फ़र्क है। भाई हो सकता है ये लाडला है, बिगड़िया है, कुछ नहीं है राइट। सो हर बंदे का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। सो फैमिली थेरेपी में you take on board everybody so that they are able to understand what is the diagnosis and what you need to do for it. So problematic behaviors serve a purpose for the family, are a function of the family's inability to operate. So वो जो उसका काम ना करना है वो उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि जी ये काम नहीं कर रहा, और वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है, वो उनको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सो इस सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए फैमिली थेरेपी इज़ द बेस्ट। और ये हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे में मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम रहती है, और हम आमतौर पे फैमिली से बात नहीं करते, या हम सिर्फ फैमिली से बात करते हैं, पेशेंट से बात नहीं करते। सो हमें पेशेंट से बात करके उसका डायग्नोसिस स्टैब्लिश करके, वो जो हमने पीछे पढ़ा है मैं उसके बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ, सो आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल। सो उसके बेसिस पे हम उसको कहेंगे कि इसको फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है। आर सिम्टोमेट्रिक पैटर्न हैंडेड डाउन अक्रॉस जनरेशन, अ फैमिली इज एन इंटरएक्शनल यूनिट एंड अ चेंज इन वन मेंबर इफेक्ट्स ऑल मेंबर्स। सो एक बंदे का काम ना करना सारों के लिए प्रॉब्लम है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि फैमिली में एक बच्चे का स्किज़ोफ्रेनिया होना नेवर मीन्स कि वो बच्चा इंडिविजुअली सफ़र कर रहा है, पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा होता है। सो हमें सबको इनकॉर्पोरेट करना है, इसलिए फैमिली थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपीज दैट यू विल मेंशन इन द एग्जामिनेशन सिचुएशन, एंड आई हैव गिवन यू द रैशनल्स फॉर इट। एल्डीरिया फैमिली थेरेपी, एल्फ्रेड एडलर, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा किताबों में। एल्डीरियंस यूज एन एजुकेशनल मॉडल टू काउंसिल फैमिलीज। सो एजुकेशनल मॉडल टू काउंसिल फैमिली इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, इज बेस्ड ऑन योर डायग्नोसिस, इज बेस्ड ऑन योर डायग्नोसिस एंड इट्स फर्दर प्रोग्नोसिस। सो आप फैमिली को सारी बातें जो बताते हैं कि जी इस शख्स को ये बिहेवियर इस वजह से है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, और ये स्किज़ोफ्रेनिया किस किस्म की बीमारी है, इसमें किस किस्म की अद्वियात दी जाती हैं, इसका आउटकम और प्रोग्नोसिस क्या है,
उनकी इनपुट कैसे चाहिए और आपने उनके लिए क्या करना है और उनको कैसे अपने आप को चेंज करना. This is an important component. So therapists function as a collaborator who seek to join the family. मैं उस खानदान का एक हिस्सा बनूंगा इस सेंस में कि मैं उस हिस्से में कंट्रोलिंग बंदा बन के सबको बताऊंगा कि जी इस शख्स को ये मसला है, इस शख्स के ये प्रॉब्लम्स हैं, इस शख्स के लिए ये आपको करना है और आपको अपने लिए ये करना है. सो एक फैमिली में अगर डिमेंशिया का मरीज है सो मुझे फैमिली काउंसलिंग करनी है डिमेंशिया के मरीज में कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स. नाउ दिस इज एल्डीरिया फैमिली थेरेपी या आप उसको फैमिली थेरेपी का नाम दें. अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग चिल्ड्रंस और पेशेंट्स मिसबिहेवियर. वो क्यों गलत काम कर रहे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे, वो उनके काम ना करने की वजूहात क्या हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है. राइट, आई एम स्टिल ऑन and I am recording. Yes, okay. Alderian family goals unlock mistaken goals and interactional patterns, engage parents in a learning experience and a collaborative assessment. Emphasis is on the family's motivational patterns, for example, desire to belong. Main aim is to initiate a reorientation of the family. So पूरे खानदान की जो dynamics हैं, बाप का एटीट्यूड बच्चे के बारे में, मैं छोटी सी रियल लाइफ फिर एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक पेशेंट आती है, यंग लड़की आती है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. जैसे एक डॉक्टर साहब ने बात की थी कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप कहते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर. नो. सो मैंने उसको देखना शुरू किया और जब एक दो दफ़ा मैंने उसको देख लिया देन आई आस्क्ड कि जी आप अगली दफ़ा अपनी वालदा को और वालिद को लेके आए. वो वालिद साहब नहीं आएंगे. स्ट्रेट अवे बच्ची ने कहा जी वो तो कभी भी नहीं आएंगे, उनके साथ तो जी मेरी कभी है ही नहीं अंडरस्टैंडिंग, वो तो कभी सुनेंगे ही बात, उन्होंने तो बात माननी नहीं है. टिपिकल वही जुमले जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यूजुअली आप लोगों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी वो बोलते हैं. मैंने कहा जी आप उनको मेरा पैगाम दें और अगर वो ना आए तो मुझे बताइए, मैं उनको खुद फ़ोन करूँगा और फ़ोन करके बुलाऊँगा. एनीवेज थिंग्स वर्कड आउट एंड द फादर अपीयर्ड. और वो सारी डायनेमिक्स जो माँ बयान कर रही है बच्ची के बारे में, जो बच्ची खुद बयान कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो सारी डायनेमिक्स चेंज हो गई क्योंकि बाप का व्यू पॉइंट एब्सोल्युटली डिफरेंट था. सो इस सारी सिचुएशन में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, you have to engage the family. Alderian family goals. Emphasis is on the family's motivational pattern. उनमें क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपके मरीज को हेल्प आउट करके बेहतर कर सकती हैं. दैट इज द की टू योर फैमिली थेरेपी. मेन एम इज टू इनिशिएट अ रीओरिएंटेशन ऑफ द फैमिली. सो आपको उनके सारे सिनेरियोस को चेंज करना होगा, ऑल्टर करना होगा. एंड अगेन इट्स नॉट एन ईजी जॉब. पीपल से कि ठीक है खानदान को बुलाया, बिठाया, समझा दिया, बता दिया, सवालों के जवाब दे दिए, अल्लाह अल्लाह कैसा अल्लाह. नो, you have to continuously working on it to change the individuals within the context of the system, to end generation to generation transmission of problems by resolving emotional attachments, to lessen anxiety and relief symptoms, to increase the individual members level of differentiation. So ये चीज़ें फैमिली थेरेपी के लिए ज़रूरी हैं. आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट. सो दिस इज़ द की. इम्तिहान में किसी भी पेशेंट के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पहला लफ्ज़ आप बोलें फैमिली थेरेपी या फैमिली काउंसलिंग या फैमिली एजुकेशन. और जब एग्जामिनर आपको चैलेंज करे डॉक्टर साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं, सो आपको वो जो पहली स्लाइड मैंने बताई थी उसके बेसिस पे रैशनल दें और ये रैशनल दें, एग्जामिनर आपसे अगले सवाल नहीं पूछेगा. लेकिन अगर आप वीक होंगे और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो अगले सवाल आएंगे जो आपको फंसाएंगे. सो आपको फंसना नहीं है, आपको आगे निकलना है. सो इसको करें. तमाम साइकोथेरेपी में ह्यूमन वैलिडेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. और वो वैलिडेशन प्रोसेस क्या है कि ओपन कम्युनिकेशंस. इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू ऑनेस्टली रिपोर्ट देयर परसेप्शंस, एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम,
family decisions are based on individual needs. Encouragement of growth. Differences are acknowledged and seen as opportunities for growth. Transform extreme rules into useful and functional rules. And families have many spoken and unspoken rules. इस बात का भी ख्याल रखें कि बहुत सारे ख़ानदान में, जैसे हमारे टिपिकल पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम है, उसमें बाप एक मेजर रोल है. सो ठीक है, मुझे अच्छी तरह आया है. अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई. अब मेरे बच्चे इस तरह के नहीं हैं जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ था, और वो चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ दी चेंजेस इन द सिस्टम, कम्युनिकेशन, ब्ला ब्ला. सो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था, सो मेरे घर में वो मुर्गियाँ पाली हुई थी और मुर्गियाँ अंडा देती थी. बाज़ार से अंडे का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो मुर्गियाँ अंडा देती थी, वो अंडे अम्मा जमा करती थी. अब्बा जी को रोज़ अंडा मिलता था और हमें अंडा हफ्ते में सिर्फ छुट्टी वाले दिन अंडा पराठे का नाश्ता मिलता था. दिस वॉज द डायनामिक. ये वो रूल्स थे जो अनसेड तय पाए हुए थे. सो बाप ने रोज़ अंडा खाना है क्योंकि उसको ज़रूरत है, और बच्चों ने हफ्ते में एक दिन अंडा खाना है. ऑल्दो कि वो जब बाज़ार में अंडे मिलने शुरू हुए तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, फिर बच्चों को भी अंडे मिलने शुरू हो गए. बट उस वक्त क्योंकि एक आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, मैं स्कूल भी शायद नहीं जाता था जबकि मैं बात कर रहा हूँ. सो टॉकिंग अबाउट 50 years बैक, उस वक्त ये हिडन रूल था. इस तरह के रूल्स हर फैमिली में होते हैं, बाप के बारे में भी, माँ के बारे में. माँ से ये तो जी बस सारा वक्त वैसे ही परेशान होती रहती है, राइट. सो ये एक रूल जनरेट हो गया फैमिली का कि माँ ने सारा वक्त बिला वजह परेशान होना. हमें इन फैक्टर्स को पेशेंट्स में, फैमिली काउंसलिंग में, थेरेपी में हाईलाइट करके एड्रेस करना है, ठीक है. और वो सारा प्रोसेस शुरू पेशेंट की असेसमेंट के बाद से होगा, उसकी असेसमेंट से पहले नहीं होगा. सो फैमिली थेरेपी और काउंसलिंग, ये अप्रोचेस एग्ज़ाम में पहली चीज़ और कैसे करनी है उसके रूल्स ये मैंने बता दिए. फैमिली थेरेपी हो गई. लास्ट स्लाइड इसी में, application of existential therapy to family system, help individuals achieve more intimacy by increasing their awareness of their inner potential and opening channels for family interaction. An interactive process between a therapist and a family, encourage members to be themselves by freely expressing what they are thinking and feeling. Techniques grow out of the therapist's intuitive and spontaneous reactions. Therapist use of self to present situation in therapy. ठीक है, ये फैमिली थेरेपी की सारी चीज़ें. सो बेसिक assumption, an individual problematic behavior grows out of intersectional unit of the family, community and societal system. Focus of family therapy: short term, solution focused, action oriented and here and now interaction. Focus on the current, how current family relationship contribute to the development and maintenance of symptoms. ठीक है. सो ये बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट था फैमिली थेरेपी का. फैमिली थेरेपी से हवाले से कोई सवाल, मैं चैट बॉक्स खोल लूँ. ओके, आई थिंक आई ऑलरेडी हैव इट. ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? बात फिर हुई है साइको एजुकेशन ऑफ फैमिली. पहली बात तो इस किस्म के लफ्ज़ ना बोलो, फंसने के बहुत चांसेस हैं इम्तिहान में. ये एक वेग वर्ड है जिसमें कहीं पे भी कोई चीज़ थेराप्यूटिकली एडवांटेजेस नज़र नहीं आती. सो साइको एजुकेशन मत बोलें आप. पहला कॉन्सेप्ट ही दें जी फैमिली थेरेपी. फैमिली थेरेपी के अंदर एजुकेशन इज़ वन. साइको एजुकेशन, साइको का लफ्ज़ जहाँ भी आता है ना मेरे असाब खराब हो जाते हैं. सो साइको नहीं बोलना, लेबलिंग है, ठीक है. आप कहें जी एजुकेशन ऑफ द फैमिली. व्हाई साइको एजुकेशन? नो साइको एजुकेशन. इट्स एजुकेटिंग द फैमिली, काउंसलिंग द फैमिली, सपोर्टिंग द फैमिली, इंटरवीनिंग विद द फैमिली. नो साइको एजुकेशन. सो इस किस्म के अल्फाज हमारे पुराने साइकाइट्रिस्ट इस्तेमाल करते थे, अभी भी इस्तेमाल होते हैं. ज़ाहिर ऑब्वियसली
आप जिस सेटअप में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उस सेटअप से आप सीखते हैं, इन अल्फाज को इस्तेमाल मत करें। साइको एजुकेशन का लफ्ज़ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। आई विल एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज़ इट बिकॉज इट इज़ थेराप्यूटिकली वेरी नेगेटिव। साइको का लफ्ज़ जहाँ पे भी आए वो लफ्ज़ का इस्तेमाल करना कहीं पे भी। सो साइकोथेरेपीज के बजाय अगर कोई और लफ्ज़ होता तो मैं वो ज़रूर यूज़ करता। थेरेपीज इज़ अ बेटर वर्ड। थेरेपीज फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको का लफ्ज़ हट गया, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी, साइको का लफ्ज़ हट गया, मतलब साइको बिहेवियर थेरेपी तो हो सकती थी। सो कोशिश करो इस किस्म के कंट्रोवर्शियल लफ्ज़ों को जो आजकल वेस्ट में इस्तेमाल नहीं होते, आप भी इस्तेमाल पाकिस्तान में करना छोड़ दें। लाइक मुझे अच्छी तरह याद है, आई एम सॉरी मैं जवाब ज़रा लंबा कर रहा हूँ, कि मेरे कैंडिडेट बोलता था शीज़ोफ्रीनिया, और मैं उनको बार बार समझाता था, मैं कहा भाई ये शीज़ोफ्रीनिया नहीं है, ये स्किज़ोफ्रीनिया है। डोंट से शीज़ोफ्रीनिया, से स्किज़ोफ्रीनिया। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं अंग्रेज़ दान, नो, मैं तो, मेरी तो अंग्रेज़ी अच्छी है नहीं, ठीक है, बट इसलिए कि दुनिया में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हमें पाकिस्तान में भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। सिस्टम ऐसे ही चेंज होगा ना, हम पीछे रह जाएंगे, 50 साल पुरानी सिकाइट्री करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है तो हमें चीज़ों को ऑप्ट करना है। इसीलिए मैं वो DSM-5 और ICD-10 की डिबेट में शोर मचा रहा था कि DSM-5 इस्तेमाल करें, ICD-10 इस्तेमाल ना करें। रीज़न बीइंग कि जो लेटेस्ट चीज़ है उसको ऑप्ट करें ताकि आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम वहीं खड़े रहें या पीछे की तरफ रास्ता रखें। गॉट इट? क्लियर हुआ जवाब? Yes, sir. ओके, कोई और सवाल? हो गया? समझ आ गई फैमिली थेरेपी? आगे चलें? ओके, सो कोशिश करते हैं कि एक थेरेपी और आज कर लें ताकि फिर बाकी हम कल रैप अप कर दें। ओके, इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, CBT। हर जगह आजकल CBT फैशनेबल है, ठीक है। यू टॉक अबाउट कनाडा, यू टॉक अबाउट US, यू टॉक अबाउट यूरोप, CBT, हर जगह CBT। वो कहते हैं जी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को, वो डेफिनेटली आजकल बहुत फैशनेबल है, उनकी बड़ी डिमांड है और वो बहुत इन है। सो मैं इस रेस में पीछे रह गया। मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अगेन उस तरह से नहीं, इस पे मैंने काम किया जिस तरह से लोग कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द CBT इज कि इसके ऊपर एविडेंस अवेलेबल है कि जी 100 मरीजों को DBT दी गई, 100 मरीजों को ये वाला पैराडाइम CBT का दिया गया, और साइकोसिस में CBT काम कर रही है, डिप्रेशन में काम कर रही है, OCD में काम कर रही है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में काम कर रही है। सो जब वो एविडेंस आना शुरू हो जाता है, लिटरेचर पब्लिश होना शुरू हो जाता है, जो कि साइको एनालिटिकल, साइको डायनेमिक और बाकी थ्योरीज के साथ नहीं हुआ, इसमें पॉसिबल हुआ, तो उस पर बेस बढ़ती चली गई। सो ज़्यादा फैशनेबल आजकल बहुत इन है और बहुत लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि CBT जो है उसमें आपका मरीज के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करना ज़रूरी नहीं। आपको मरीज को कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइस कर देनी कि मरीज खुद भी अपनी थेरेपी सेशंस कंटिन्यू कर सकता है। और आजकल अब ऑनलाइन CBT का बहुत फैशन है, इस इलाके में तो बहुत ही ज़्यादा है। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर अभी नहीं, लेकिन डेफिनेटली कनाडा में, US में ऑनलाइन CBT इज़ वेरी मच फैशनेबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये टाइम बार्ड है। इतने मिनट का सेशन होगा, इतने सेशन होंगे, शुरू के 3-4 सिटिंग्स में आप डिसाइड कर लेते हैं कि जी आपको इतने रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से हम चलेंगे। यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 8 से 12, इन सम ऑफ द केसेस इट कैन गो बियॉन्ड, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 8 से 12। अब दिस इज वेरी मच अफोर्डेबल। बाकी जितनी भी थेरेपीज हैं वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, घंटों थेरेपिस्ट के साथ बैठना पड़ता है, इसमें वो सिलसिला नहीं है। सो इसलिए भी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है कि जी टाइम बार्ड है,
इतने मिनट का एक सेशन होगा, इतने सेशन होंगे, इतनी दफ़ा आपको आना है, इतने आपको पैसे देने हैं, चले अल्लाह हाफिज। सो विच इज़ गुड, क्योंकि ये सारे मुल्क कनाडा, यूएस वगैरह यहाँ पे पेमेंट है थेरेपीज की, और जब पेशेंट पे जेब से पैसे खर्च कर रहे थे, पाकिस्तान में भी प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट इट्स ऑन पेमेंट। सो जब आप जेब से पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं 6 दफ़ा जा चुका हूँ, बढ़िया से कुछ भी नहीं। सो यू स्टार्ट चेकिंग वेदर इट्स इफेक्टिव और नॉट। सो CBT, the best part in the CBT is that you can check yourself that this is what I have done and this is where I am. So अगर मैंने ये काम थेरेपी के दौरान नहीं किया तो ये काम ना होने की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. This is a good part. So CBT is a form of psychotherapy. It is a process of teachings, coaching and reinforcing positive behaviors. आसान सी डेफिनेशन है इसकी कि ये एक प्रोसेस है ऑफ टीचिंग, कोचिंग एंड रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। मेरा ख्याल है इससे सादी डेफिनेशन सीबीटी की नहीं हो सकती कि एक वो फॉर्म ऑफ थेरेपी जिसमें आपको टीचिंग करनी है, मरीज को कोचिंग करनी, कोचिंग होता है सुपरवाइज करना, और आपको रीइंफोर्स करना है पॉजिटिव बिहेवियर्स को। CBT helps people to identify cognitive patterns or thoughts and emotions that are linked with the behavior. So CBT की जो basic themes हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूँ। So इसको assess करना कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना वक्त लगाता हूँ, स्लाइडें बनाता हूँ, फिर आपके साथ बैठता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्यों। इस चीज़ को वो जो टीचिंग, कोचिंग, रीइंफोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर्स है उसके बेसिस पे एनालिसिस करें, ठीक है, और हेल्प आउट कर दें। सो मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि जो मेरे थॉट्स हैं और जो मेरा बिहेवियर है और जो मेरा इमोशन है वो हार्मोनाइज्ड रहें। सो इसमें फ़ायदा है। सो दैट इज़ द की। सो सीबीटी का बेस्ट जवाब डेफिनेशन का ये कि टीचिंग, कोचिंग, reinforcing positive behavior. एरन बेक अभी तक जिंदा है और फेसबुक में मेरे साथ भी है, और अभी तक वो बाबा जी जो हैं वो पोस्ट भेजते हैं। इन्होंने ये सीबीटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इनिशियली ही वाज अ साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपिस्ट, सो वो एक कुर्सी पे बिठा के मरीज की साइकोथेरेपी करनी। बाद में ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट गिविंग एनीथिंग प्रॉपर आउटकम जिसमें मरीज फाइनेंशियली अफोर्ड कर ले, उसको प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो। सो उसने उसको मॉडिफाई किया एंड ही मेड अ गुड डेंट। और उसके बाद अब बहुत सारे सीबीटी थेरेपिस्ट जो हैं वो दुनिया में हैं और काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। In early 1960, Aaron Beck developed an approach known as cognitive therapy as a result of his research on depression. ये बैक की डिप्रेशन इन्वेंट्री जो उर्दू में ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड भी है, ये इसी की बनाई हुई है। एरन बैक ऑब्जर्वेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लाइंट्स रिवील दैट दे हैड अ नेगेटिव बायस इन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन लाइफ इवेंट्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू देयर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। सिंपल सी बात कि मेरे ख्याल में क्योंकि मैं पाकिस्तान से इधर आ गया और पाकिस्तान वाले अब मुझे नहीं पूछते, तो मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है क्योंकि वो मुझे पूछते नहीं, इसलिए मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं, राइट। सो ये एक नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू माय बिहेवियर, और ये इंटरप्रेट हो रही है लाइफ इवेंट्स के साथ, वहां से होकर यहाँ आ जाना उस इंटरप्रिटेशन की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, सो डोंट टेक इट सो मच सीरियसली। सो उस इंटरप्रिटेशन को जो भी मेरे लाइफ इवेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे मेरी जो सोच है, जो खराबी उसमें सोच में आई, उसकी वजह से मेरे बिहेवियर्स खराब हो गए। सो एरन बैक ने कहा जी ये सीक्वेंस है, इसको हम ठीक करेंगे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ठीक हो जाएंगी और पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। सो बैक कॉल्ड इट कॉग्निटिव थेरेपी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट इट प्लेसेस ऑन थिंकिंग। इट्स नाउ नोन एज CBT, cognitive behavior therapy, because the therapy employs behavioral techniques as well. ये बेसिक थीम है CBT की। ब्रीफ CBT और कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी, इसकी और बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं, और रैशनल इमोटिव थेरेपी,
कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ब्रीफ कॉग्निटिव थेरेपी और भी बहुत सारी हैं. सो काफ़ी सारे मुख्तलिफ इसी की ऑफ शूट्स हैं, बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, राइट. उसमें मॉडिफिकेशन कर दी गई है टाइम की, मॉडिफिकेशन कर दी गई है इंटरेक्शन की, मॉडिफिकेशन कर दी गई है उसको कंट्रोल करने की, मैकेनिज्म की, लेकिन बेसिक थीम वही है जो एरन बेक ने दी थी. सो ब्रीफ सीबीटी क्या है? A form of CBT which has been developed for situations in which there are time constraints on the therapy sessions. Brief cognitive behavior therapy takes place over a couple of sessions that can last up to 12 accumulated hours by design. So आप मरीज को 12 सेशंस देते हैं और ख़त्म कर देते हैं. Cognitive emotional behavior therapy, a form of CBT developed initially for individuals with eating disorders, but now used with a range of problems including anxiety, depression, OCD, PTSD, and anger problems. It combines aspects of CBT and dialectical behavior therapy, DBT, and aims to improve understanding and tolerance of emotions in order to facilitate the therapeutic process. दो टाइप की कॉग्निटिव थेरेपीज मैंने आपको बता दी. प्रिंसिपल सेम है, कुछ में बिहेवियरल थेरेपी का मज़ा है जिसको डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं. ये क्या होती है ये भी मैं नेक्स्ट टाइम होपफुली आपको बता दूंगा. सो ये स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव मजीद इसकी टाइप्स. स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग SCBT has been used to challenge addictive behavior, particularly with substances such as tobacco, alcohol, and food, to manage diabetes and subdue stress and anxiety. Here, moral recognition therapy, a type of CBT used to help Fallons overcome antisocial personality disorder, slightly decrease the risk of further offending. Then, stress inoculation technique training. This type of therapy uses a blend of cognitive behavior and some humanistic training techniques to target the stresses of the client. This usually is used to help clients better cope with their stress, anxiety after stressful life events. इससे पहले कि मैं आगे चलूं CBT की डिटेल बताने में, एग्जाम में जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप कौन सी थेरेपी देंगे, तो आपको फिर ये बयान करना है फैमिली थेरेपी इज नंबर 1 किसी भी डिसऑर्डर के लिए, एंड नंबर 2 इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप इनमें से कोई भी नाम ले सकते हैं कि जी मैं ब्रीफ CBT अप्लाई करूंगा, ठीक है. सिर्फ वो नाम लेना जिसके बारे में थोड़ी सी डेप्थ पढ़ ली हो. सो इनमें से किसी एक की डेप्थ पढ़ लेना. ब्रीफ CBT, या मैं उसको CEBT दूंगा, या मैं उसको स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है. सो इनमें से एक नाम, पहला फैमिली थेरेपी, दूसरा CBT है, या CBT का कोई एक नाम आपने बता देना एग्जाम में. उससे जब एक दो सवाल आएंगे, सो अगर आपने सपोजली उनको कह दिया कि ब्रीफ CBT, वो पूछेगा कि ब्रीफ CBT में क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 3-4 पता होंगे, आप वो बोल देंगे कि जिसमें 12 सेशंस होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होती है, पेशेंट्स की के साथ हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, उसको हमने टीच करना है, कोच करना है, और उसको टेक्निक सिखानी है टू ओवरकम द इमोशनैलिटी एंड करेक्ट द बिहेवियर्स. सो इस बेसिस पे ये हम ब्रीफ कॉग्निटिव थेरेपी करेंगे. मैंने वैसे चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, अल्फाज जो हैं थोड़े से ये वाले इस्तेमाल कर लेना कि जब एग्जामिनर पहला सवाल पूछता है जी अच्छा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, आप कहेंगे जी फैमिली थेरेपी करेंगे. जी फैमिली थेरेपी क्यों करेंगे? क्योंकि हम ये जो मैंने चीज़ें बताई. दूसरा और क्या करेंगे? जो मैंने CBT देंगे. CBT कौन सी देंगे? जी ब्रीफ साइकोथेरेपी देंगे, ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. उसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, 12 सेशंस होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है, पेशेंट को आपने टीच करना है, कोच करना है और उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना है. इतना भी अगर बोल दोगे तो एग्जामिनर्स आपको आगे चला लेंगे, और अगर बिल्कुल फ्लैट हो जाओगे तो रह जाओगे. सो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. लॉन्ग केस जब आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर जाते हैं,
साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे ये बोलना है। अब डिफाइनिंग एलिमेंट्स इन सीबीटी, अब थोड़ी सी सीबीटी की डिटेल करा देता हूं। द क्लाइंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन थेराप्यूटिक प्रोसेस not as an observer, as an occasional visitor, but as a core and a key participant. The therapist needs to take responsibility for helping to motivate the client toward a change in behavior, affect, and or thinking. The therapist must be able to set up the format and rationale for the client to consider change of value. Third directive, the therapist must be able to develop a treatment plan and then to help the client to understand, contribute, and see the treatment plan as a template for change. कोई भी साइकोथेरेपी सीबीटी से रिलेटेड जब आप बोलेंगे और एग्जामिनर पूछेगा क्यों, तो आप टाइम बताएंगे, क्या करेंगे वो बताएंगे, और ये तीन चीजें बताएंगे जी, एक्टिव, मोटिवेशनल एंड डायरेक्टिव. CBT is based on three elements which I will apply on a client: active, motivational, and directive. Active, this is what is done. Motivational, this is what I will do. Directive, this is what we will plan to implement. जब आप ये तीन चीजें बोल देंगे, डन, अगला सवाल नहीं आएगा. और अगर थ्योरेटिकली कोई सवाल आ जाए सीबीटी से रिलेटेड, तब भी यही जवाब दें जो मैं स्लाइड्स बता रहा हूँ. It will be enough to do the job. CBT का फायदा structured है. CBT is structured in two ways. First, the overall therapy follows a structure that approximate the treatment plan. Sessions have identifiable beginning, middle, and end. दूसरा collaborative है. Therapeutic collaboration cannot be 50-50. For severe depressed client, the possibility to generate 50% of the therapeutic effort is impossible. So, CBT में ये बड़ी अच्छी बात, पहले आप 90% रोल प्ले कर रहे हैं, 10% रोल पेशेंट प्ले कर रहा है. ग्रेजुअली 50-50 पे आएगा और ग्रेजुअली ये 10-90 पे चला जाएगा. पेशेंट 90% कर रहा है और आप 10% कर रहे हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग इन अ थेरेपी. ज़्यादातर, अब मुझे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट हमारी या इवन साइकाइट्रिस्ट ये जुमला मरीज को बोलते हैं, वो जी खुश रहा करो ना. तो प्रॉब्लम इज कि अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं कभी दुखी होऊंगा? नेवर एवर. मैं कभी दुखी नहीं हो सकता. मैं सैड नहीं होना चाहता. सो फिर हम मरीज को कितने आराम से कहते हैं, वो जी खुश रहा करो. अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं खुश ही रहूँ सारा वक्त, कभी भी दुखी ना. सो आपके इख्तियार में नहीं. सो इस किस्म के जुमले मरीज को बोलना बहुत ख़तरनाक और रिस्की हैं. फिर मरीज़ ये परसीव करता है कि आपको समझ नहीं आई कि उसका मसला क्या है. सो इस किस्म के जुमलों से एहतियात करें. होप दिलानी एक सेपरेट स्टोरी है, बट इस किस्म के जुमले बोल देना बहुत लीथल है. प्रॉब्लम ओरिएंटेड CBT focuses on discrete problems rather than vague and amorphous goals of feeling good, getting better or increasing self-esteem. So जो पुरानी थेरेपीज थी उसमें हम काम जब शुरू करते थे तो हम पूछते थे बचपन में क्या हुआ, अच्छा माँ कैसी थी, अब्बा कैसा था, उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा था, ओ हो बड़ा मारते थे, बड़ा जुल्म करते थे, जबर था, तशद्दुद था. वो चीज़ें CBT से हट गई. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द पास्ट, वी आर फोकसिंग ऑन द करंट प्रेजेंट सिचुएशन एंड करेक्टिंग इट. ठीक है. सो ये CBT का मजीद एक एडवांटेज है. अब साइको एजुकेशन का लफ्ज डॉक्टर साहब ने बोला, सो मैं भी बोल रहा हूँ मजबूरन. द थेरेपिस्ट वर्क्स एज अ चेंज एजेंट. Many to problems that bring people therapy involve skills deficit. The therapist may have to teach by direct instruction, modeling और role playing. अब ये तीन बीच में मजीद चीजें ऐड हो गई. सो मैं साइको एजुकेशन के बजाय बोलूंगा कि जी CBT इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग एंड रोल प्लेइंग. ठीक है. मॉडलिंग, रोल प्लेइंग, इंस्ट्रक्शन, ये तीन थेरेपीज, डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज किताबों में अलग-अलग जिक्र है, लेकिन ये तीनों CBT का हिस्सा बन सकते हैं. Solution focused. The CBT therapist works with the client on generating solutions, not simply gaining insight into the problem. ये क्यों हुआ मुझे उससे गर्ज नहीं है.
ये जिस वजह से मर्जी हुआ, तुम डिप्रेस्ड हो, क्यों डिप्रेस्ड हो, मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा। सो मैं ये नहीं उससे जानने की कोशिश कर रहा कि उसके अब्बा का एटीट्यूड कैसा है, उसका हस्बैंड कैसा है, उसका हस्बैंड उसके साथ क्या करता है, उसके साथ जुल्म करता है, उसको तंग करता है, उसको मारता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे इसका हल निकाला जाए। अगर हस्बैंड जालिम है, डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है, तो मुझे उसका क्या करना है। सो मुझे सॉल्यूशंस देने। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक विद द सीबीटी। आई डोंट वांट देम टू गो इनटू द डिटेल्स कि वो क्यों मारता है, तुम्हारी शादी क्यों हुई, ठीक है। मुझे ये है कि जी वो मारता है, अब क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, दैट इज सीबीटी। Dynamics. The dynamic level of CBT is to help clients to identify, understand, modify their schema. The schema are the basic templates for understanding one's world. Schema may be personal, religious, cultural, gender related. ये schemas जो हैं, ये CBT का basic एक ईंट है, ब्रिक है, राइट। और हर शख्स के अपने schemas होते हैं। Schemas, the way I see the things. जब मोटे का लफ्ज आता है तो मेरे जहन में कौन सा मोटा लफ्ज आता है, जब पतले का जिक्र आता है तो मेरे जहन में कौन सा पतला आता है। अगर वो कहें, कोई कहे कि जी डॉक्टर नासिर मौलवी है, तो तुम्हारे आपके जहन में डॉक्टर नासिर की पिक्चर जो आएगी, वो एक मौलवियाना पिक्चर, वो कैसी होगी। ये स्कीमास हैं, राइट, ये ब्रिक्स हैं। और इन स्कीमास को हमें सीबीटी में करेक्ट करना है, चेंज करना है, हेल्प करना है, अंडरस्टैंड करना है और ठीक करना है। क्यों डेवलप हो रहे हैं हमें उसमें नहीं जाना। टाइम लिमिटेड, ईच थेरेपी सेशन शुड आइडियली स्टैंड अलोन। A time limited focus is not number of sessions but rather way of looking at the therapy. So वेरी कर सकता है, कुछ बड़े कुछ छोटे सेशंस सीबीटी के हो सकते हैं। अब सीबीटी का प्रोसेस क्या है, इसको हम मज़ीद आगे चलाएंगे, लेकिन आई थिंक मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, चैट बॉक्स। अच्छा, मेरी स्लाइडें बार बार आई जा रही हैं। ओके, ये स्लाइडें कौन अपलोड कर रहा है? ओके, सारे अपलोड कर रहे हैं। How to select a patient for CBT? पेशेंट सिलेक्शन मैंने जैसे पहले बात की थी, जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, जब एग्जाम सिचुएशन होगी, पहली स्लाइड याद करो, फिर मुझे सवाल का जवाब दो कि पेशेंट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी के लिए। पहली स्लाइड में मैंने क्या बात की थी, आप ब्रेन मॉडल यूज करें। एजुकेशनल बैकग्राउंड को और उसके पीयर्स और अपने बाकी सब इंटरपर्सनल रिलेशन सबको ध्यान में रखना होता है करके एडवाइस करते हुए। तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स खासतौर पे गवर्नमेंट सेटअप में होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं और उनमें से बहुत सारों का इसमें एक्सपोजर नहीं होता। तो क्या सीबीटी उनमें एज अ थेरेपी अच्छी ऑप्शन है? सीबीटी की अच्छी बात एक ये भी है कि थेरेपी सेशन जो आप चूज कर रहे हैं उसमें उसका इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉग्निटिवली ऑब्वियसली रिटार्डेड ना हो, उसका आईक्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो अगर उसका आईक्यू नॉर्मल है, नॉर्मल आईक्यू बीच रेंजेस बिटवीन 80 एंड 120 अगर है, तो सीबीटी कैन वर्क, राइट। सो आपको उसको जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाना है, करेगी। सो इसलिए मैंने कहा कि इम्तिहान में सीबीटी को नंबर 2 पे डाल दें, और सीबीटी का कौन सा पैराडाइम वो आप चूज कर लें कि जी मैं इसको ये वाला पैराडाइम कराऊंगी। सो ये मेजॉरिटी डिसऑर्डर्स में और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में सीबीटी कैन वर्क। सो यू कैन यूज दिस वर्ड सेफली, थेरेपी सेफली। और So I have a question. हाँ, Sir, basically, my question is a continuation of the last question asked. You all know that the CBT, the cognition should be intact, the cognition of the patient should be good. On the other hand, you also say that CBT is useful in patients like schizophrenia and bipolar disorder. So in these two cases, we know that cognition is slightly impaired. So how come CBT works on these conditions as well? अच्छा, अब मैं फिर पहली स्लाइड दिखा रहा हूँ। मैंने इसलिए उसको पूछा था कि समझ आ गई है।
4 ब्रेन के हिस्से हैं, ठीक है। लिम्बिक लोब है, सेरिब्रल लोब है, और लेफ्ट और राइट ब्रेन है, डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट। मैं नॉन डोमिनेंट कंसिडर करते हुए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉजिकल, एनालिटिकल, फैक्ट बेस्ड, क्वांटिटेटिव सेरिब्रल मोड है। अगर किसी शख्स का IQ 80 है, 80, तो वो लॉजिकल, एनालिटिकल, फैक्ट बेस्ड और क्वांटिटेटिव थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कोई चीज ज्यादा होगी कोई चीज कम होगी, लेकिन होगी। नॉर्मल IQ वाले लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल, सीक्वेंसिंग, प्लानिंग और डिटेल्ड होती है, एग्जिस्ट करती है। क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, डिफरेंट स्टोरी। जब आपने ये चीजें देख ली, आपने कहा ये नॉर्मल IQ का बंदा, रिटार्डेड नहीं है, IQ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो चाहे बाइपोलर हो, कॉग्निशन में खराबी नहीं आती। कोई चीज उसको कॉग्निटिवली इंपेयर्ड नहीं करती अनलेस और अनटिल बर्नड आउट स्किज़ोफ्रेनिया या रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया या क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया का लफ्ज यूज करें, जिसमें अनट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया या ट्रीटेड, पार्शियली ट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया, लॉन्ग स्टैंडिंग, जो रिसर्च कहती है, मैं ये अपने पास नहीं कह रहा, उसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स आनी शुरू होती हैं। सो अगर स्किज़ोफ्रेनिया 20 साल का है और 20 साल पुराना है और ट्रीट ही नहीं हुआ सही तरीके से और सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। उन केसेस में भी CBT के वो मॉडल्स जो यहां पे आप बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग की, उसमें वो चीज उसमें भी काम कर सकती है। मसलन उसमें स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग डायबिटीज के लिए क्या होगी, मुझे उसको असेस करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, वो मीठा खाना नहीं छोड़ा, मुझे उसके मीठे खाने को छुड़वाना है। कैसे छुड़वाना है, वो CBT का काम है। किस तरीके से, ये स्ट्रक्चर मैं डिवाइस करूंगा, इतनी सेशंस होंगे, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं। इतने सेशंस होंगे, 2 में हम ये बात करेंगे, 2 में हम ये करेंगे, 3 में हम ये करेंगे, और 8वें पे हम असेस करेंगे चीज़ें ठीक कितनी हुई, और 9, 10, 11, 12 में हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे। सो CBT इज अ स्ट्रक्चर्ड थिंग, इट कैन बी अप्लाइड इवन इन ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, इवन ऑन डायबिटीज, इवन ऑन, सो इट कैन वर्क डिपेंडेंट ऑन कि आप किस तरह लेकर चलना चाह रहे हैं। या ये जो साइको एजुकेशन की बात की है, मॉडलिंग की, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की, रोल प्लेइंग की, इसके लिए उसका स्किज़ोफ्रेनिया हो या बाइपोलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आंसर मिला नहीं मिला? ओके, और बताओ। दैट्स इट, ओके। सब समझ आ गई है, कुछ समझ नहीं आई? अच्छा, चलो, आई होप कि कुछ समझ आ रही होगी। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है और मैं कोशिश करूँगा कि YouTube वाली रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूँ, वो भी देख लेना। कल कोशिश करके हम CBT कंप्लीट कर लेंगे, टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह होपफुली मैं बाकी चीज़ें भी कवर करवा दूँगा। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली इस वीक में तो मेरे पास टाइम था, तो नेक्स्ट वीक में आई डोंट नो, देन इट वी विल मूव बैक टू प्रॉब्ली वंस अ वीक। लेकिन जब तक हम कर सकते हैं हम डेली कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वंस अ वीक पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके जी सर, थैंक यू सर। एनी कमेंट और एनीथिंग? डन?